द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, एक मिनट सॉरी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, थॉट ऑफ द चाइल्ड, ऐसे लिखना। कैसे लिखना है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बालक का भाषा और चिंतन, या ऐसे कर दें कि बाल चिंतन की भाषा, बाल चिंतन की भाषा। द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, अगली किताब है इसकी, द चाइल्ड कॉन्सेप्शन, द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में बच्चे की समझ। द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये किताबें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं इसकी, तो ज्यादा हमको कॉपी खरीदना नहीं पड़ेगा, कॉपी का बैनामा करवाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया था, इनका भी नाम जान लो, ये परीक्षा में नहीं पूछता है लेकिन उत्कंठा रहेगी तो जान लो। लॉरेंट, है ना, ल्यूसीन, लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलीन। ये जैकलीन वो वाली नहीं है, श्रीलंका वाली जैकलीन। लॉरेंट सूचना प्रक्रमणित मनुष्य है या प्राणी है। सूचना प्रक्रमणित का मतलब है कि जो सूचनाओं का निर्माण करता है और क्रियाशील होता है इसको लेकर के, मतलब इसका ही कथन है कि बालक ज्ञान को लेकर के सक्रिय होता है, यानी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए ये कहता है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जो कि अपने बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। बौद्धिक संरचनाओं के निर्माण का मतलब यह है कि अपने बुद्धि में अपने अनुभव को जोड़ता है, और अपने बुद्धि में अपने अनुभव को इसलिए जोड़ता है ताकि वह वातावरण के साथ जुड़ सके, वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके, वातावरण के साथ अनुकूलन बना सके। इसलिए मनुष्य बौद्धिक सूचनाओं का निर्माण करता है या बौद्धिक अनुभवों को अपने मस्तिष्क में जगह देता, अपने बुद्धि में जगह देता है। कहते हैं कि इस प्रकार से धीरे धीरे बचपन से लेकर के बड़े होने तक वह अनुभव को अपने मस्तिष्क में स्टोर करता है, यानी स्कीमा का निर्माण करता है, समझ का। लेकिन ये धीरे धीरे जो चलता है, उसकी सूचनाएं इकट्ठा होती हैं, वो आसानी से नहीं। तो इसने संज्ञानात्मक विकास की 2 विशेषताएं बताई, इन्हीं विशेषताओं से इसका सिद्धांत आगे बढ़ेगा। संज्ञानात्मक विकास की 2 विशेषताओं में पहली विशेषता इसने बताया है क्या? संगठन। और दूसरी विशेषता इसने बताई है क्या? अनुकूलन, एडाप्टेशन। 2 विशेषताएं इसने संज्ञानात्मक विकास की बताई है। इसको ध्यान रखना, ये सवाल बनता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं कितनी होती हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 2 विशेषताएं होती हैं, एक संगठन और दूसरा अनुकूलन होता है। संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और अनुकूलन का मतलब एडाप्टेशन। ऑर्गेनाइज करता है, वो सूचनाओं को गठरी बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि वह सूचनाओं को गट्ठर बना करके अपने मस्तिष्क में, यानी कि सूचनाओं की एक गठरी अपने मस्तिष्क में बनाता है। लेकिन जब वो छोटा होता है, जब बच्चा होता है, तो सूचनाओं में भेद नहीं कर पाता है। कई सूचनाएं पूर्व के अनुभव के आधार पर स्टोर कर लेता है। और सूचनाएं क्यों स्टोर करता है? ताकि ज्ञान और क्रिया का संबंध स्थापित हो सके। सूचनाएं इसलिए मनुष्य इकट्ठा करता है, सूचनाओं का संगठन अपने मस्तिष्क में इसलिए बनाता है ताकि वह अपने आप को वातावरण से ढाल सके, ताकि वह प्रत्येक सूचना से संबंधित क्रिया कर सके। सूचनाओं का निर्माण इसलिए करता है कि ज्ञान और क्रिया एक हो सके। जिस ज्ञान की कोई क्रिया नहीं है, वह ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। प्रत्येक ज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता होनी चाहिए, और मनुष्य इसीलिए ज्ञान का निर्माण करता है कि व्यवहार में उसको उपयोग कर सके, जब जरूरत पड़े तो उस ज्ञान का उपयोग कर सके। इसीलिए मनुष्य संगठन बनाता है ज्ञान का। परंतु कम उम्र में कई बार संगठन ऐसा बन जाता है जो गलत होता है। कम उम्र में कई बार ज्ञान की गठरी ऐसी बन जाती है जो गलत होती है, जिसका संगठन गलत होता है। जैसे पियाजे इसको कैसे समझाता है? पियाजे कहता है कि मैंने अपने बच्चों को
कुत्ता दिखाया, कुत्ता, क्योंकि मेरे पास एक कुत्ता था ब्लैक कलर का, और वो कुत्ता बच्चे मेरे देख रहे थे। जो छोटे बच्चे थे वो कुत्ता को देखे, कुत्ता के बारे में जाने, क्योंकि कुत्ता मेरे परिवार का मेंबर था। लेकिन बकरी मैंने कभी पाली नहीं और बकरी मेरे बच्चों ने देखी नहीं। ब्लैक कलर की बकरी एक दिन मैदान में टहलते हुए बच्चों को दिखी, तो जो सबसे छोटा बच्चा था, जिसकी उम्र कम थी, उसने बकरी को क्या मान लिया? कुत्ता मान लिया, क्योंकि ब्लैक कलर का कुत्ता भी था, ब्लैक कलर की बकरी, बकरी मतलब छेरी, ब्लैक कलर की बकरी भी थी। अब अवयवों में समानता के आधार पर, अवयवों में समानता के आधार का मतलब यह है कि कुत्ता भी काला था, बकरी भी काली थी। कुत्ते के पास भी 4 पैर थे, बकरी के पास भी 4 पैर थे। 2 कान कुत्ते के पास थे, 2 कान बकरी के पास भी थे। बाकी रहन देना, पूंछ एक उसके पास, पूंछ एक उसके पास, इतना मिलान किया ना। तो इतना मिलान तो पियाजे ने अपना माना कि इतना मिलान किया होगा बच्चा, लेकिन एक छोटा बच्चा इतना मिलान नहीं किया होगा। उसने देख लिया कि एक 4 पैरों का जानवर ये भी, 4 पैरों का जानवर वो भी, काला ये भी, काला वो भी, तो उसने कुत्ते को जाना था, कुत्ते का ज्ञान था, एक प्रकार की स्कीमा उसके दिमाग में थी कुत्ते वाली। बकरी को क्या मान लिया? कुत्ता मान लिया। तो यह ज्ञान का जो संगठन है, पूर्व ज्ञान के आधार पर जो संगठन बना, वो गलत बना, सही नहीं बना। तो पियाजे कहता है कि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, नया ज्ञान मिलता है, नई सूचनाएं मिलती हैं, तो जो पूर्व में गलत संगठन बना है ना, उसमें सुधार करता है बालक। उस सुधार की प्रक्रिया को इसने कहा क्या कहलाता है? वो अनुकूलन। वो सुधार की प्रक्रिया को ये बताता है अनुकूलन, और कहता है कि अनुकूलन की भी 2 क्रिया है। अनुकूलन की भी 2 क्रिया है। पहला इसने बताया आत्मसातकरण। क्या बताया? आत्मसातकरण, आत्मसातकरण। और दूसरा इसने बताया समायोजन। दूसरा इसने क्या बताया? समायोजन। समायोजन को कई जगह समाविष्टीकरण लिखा मिलेगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, उसकी व्याख्या को ध्यान से सुनना, पियाजे गलत नहीं होगा कभी। इसने कहा कि अनुकूलन कैसे होता है, तो कहता है अनुकूलन की 2 क्रिया होती है, एक आत्मसातकरण होता है, एक समायोजन होता है। आत्मसातकरण में क्या होता है? कहता है कि आत्मसातकरण में जो है समानता के आधार पर, समानता के आधार पर, समानता के आधार पर ज्ञान को मिला लेना। अब आत्मसात को मैं व्यवहारिक समझाता हूं, तब आपके समझ में आएगा। समझो, जैसे रंग का चूर्ण आप लेते हो ना, पुड़िया वाला रंग, और उसको पानी में आप दो घोल। जब रंग के चूर्ण को आप पानी में घोल दोगे तो रंग का चूर्ण कहीं अलग दिख नहीं पाएगा, वो पानी में मिल जाएगा, और फिर पानी से उसको अलग करने के लिए आपको अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, पानी का वाष्पीकरण करना पड़ेगा, फिर भी रंग का चूर्ण उस रूप में वापस नहीं होगा। यानी आत्मसात कर लेता है पानी, रंग के चूर्ण को क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता, अपने में मिला लेता है। जब हम भोजन करते हैं, पाचन ग्रंथियों में जा करके, पेट में जा करके भोजन पच करके उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और जल निकलते हैं, और वो हमारे शरीर द्वारा ले लिए जाते हैं और शोषित कर लिए जाते हैं। आत्मसात कर लेना उसी को कहते हैं। आत्मसात का मतलब मिला लेना है ना, एक में कर लेना। तो ये समझाता है पियाजे, कहता है कि संगठन जब गलत बन जाता है तो अनुकूलन होता है, और अनुकूलन की पहली प्रक्रिया होती है आत्मसातकरण। तब ये उदाहरण देता है, कहता है कि जैसे मेरे बच्चे ने कुत्ते को देखा था और कुत्ते के आधार पर बकरी को भी कुत्ता मान लिया, तो यह आत्मसात कर दिया उसने, बकरी के ज्ञान को कुत्ते में ले जाकर के मिला दिया। बकरी के ज्ञान को किस में मिला दिया? कुत्ते के ज्ञान में ले जाकर के मिला दिया। यहीं से सवाल एक बनता है, एक पिता अपनी बच्ची को मॉर्निंग वॉक पर ले जाता है, और वह बच्ची उड़ते हुए पतंग को देखती है, कहती है पापा चिड़िया, पापा चिड़िया, देखो चिड़िया उड़ रही है। तब ये क्या है उसका, उसके अंदर कौन सा नेचर है ये? तो यहां पर उसके अंदर जो नेचर है ना, वो आत्मसातकरण का नेचर कर रही है, क्योंकि उसने उड़ती हुई चीज केवल चिड़िया को पढ़ा है, चिड़िया को समझा है। चिड़िया के अलावा किसी ऐसी उड़ती हुई चीज को उसने नहीं देखा। तो इसलिए वह ज्ञान का क्या कर रही है? सम्मिलन कर रही है।
ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें सम्मिलन विकल्प में सही हुआ है। ज्ञान का क्या कर रही है? सम्मिलन कर रही है। चिड़िया के आधार पर पतंग को क्या मान ले रही है? चिड़िया मान ले रही है, तो वह आत्मसातकरण कर ले रही है। तो पियाजे कहता है कि यह आत्मसरण संगठन का, आत्मसातकरण संगठन का एक हिस्सा है जिसमें ज्ञान को हूबहू वही मान लिया जाए, यानी कि पूर्व की स्कीमा में नवीन स्कीमा को जस का तस बैठा लेना, हूबहू मान लेना। फिर कहता है कि यह क्रिया गलत है, इसको सुधारता है समायोजन के जरिए जब उसके पास नया ज्ञान आता है। अब नया ज्ञान क्या हो गया? किसी दिन पियाजे कहता है कि किसी दिन मेरे बच्चे ने कुत्ते को अलग बोलते हुए सुना और बकरी को अलग बोलते हुए सुना। देख रहा है कि कुत्ता भौं भौं कर रहा है और बकरी म्यां म्यां कर रही है। कहता है कि कुत्ते को अलग बोलते हुए, बकरी को अलग बोलते हुए जब उसने सुना, तब उसको समझ में आया कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब आत्मसातकरण में कुत्ते और बकरी को एक मान लिया था, वह नए ज्ञान के आधार पर, नया ज्ञान कौन सा है? कुत्ते का भौंकना और बकरी का बोलना, ये नया ज्ञान हो गया जिसमें डिफरेंट है। इस अंतर के आधार पर, इस नई सूचना के आधार पर पहले की सूचना में, यानी कि जिसमें वो आत्मसातकरण कर लिया था, उस सूचना में संशोधन करता है। तो नवीन ज्ञान के नजरिए से जब पूर्व के स्कीमा में संशोधन किया जाता है तो उसको समायोजन कहते हैं। ये कहता है कि समायोजन करता है बच्चा, समायोजन करके दोनों ज्ञान को पृथक पृथक स्वीकार करता है, दोनों ज्ञान को अलग अलग मानता है, और तब बकरी को अलग और कुत्ते को अलग मान लिया, यानी अब दो स्कीमा का निर्माण उसके मस्तिष्क में हो गया। लेकिन पियाजे कहता है कि ये प्रक्रिया एक दो दिन में नहीं होती है। इस प्रक्रिया के लिए बालक को अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया एक दो दिन में नहीं होती है, ये प्रक्रिया धीरे धीरे उम्र के हिसाब से आगे बढ़ती है। तब इसने इसी आधार पर, इसी संज्ञानात्मक विकास की दो विशेषताओं के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं समझाया उसने। कौन कौन सी अवस्था समझाया? पहली अवस्था इसने बताया कौन सी? संवेदी गामक अवस्था। पहली अवस्था इसने कौन सी बताया? संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर एज। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। और संवेदी गामक अवस्था का समय इसने कितना बताया? जन्म से 2 वर्ष बताया। जन्म से कितना बताया? 2 वर्ष बताया। दूसरी अवस्था इसने बताया कौन सी? पूर्व संक्रिया अवस्था। कौन सी अवस्था बताया? पूर्व संक्रिया अवस्था। पूर्व संक्रिया अवस्था का समय इसने बताया 2 वर्ष से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था इसने कौन सी बताई? मूर्त संक्रिया अवस्था बताई। तीसरी अवस्था कौन सी बताई? मूर्त संक्रिया अवस्था बताई, 7 वर्ष से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था इसने बताई अमूर्त संक्रिया अवस्था या औपचारिक संक्रिया अवस्था। नाम हम सबके बताएंगे। अमूर्त संक्रिया अवस्था और अमूर्त संक्रिया अवस्था का समय इसने बताया 11 वर्ष से 15 वर्ष। इसने कहा कि ये अवस्थाएं सार्वभौमिक हैं, इससे होकर के हर कोई गुजरता है, और जब इससे होकर के गुजर रहा होता है बालक, तभी बालक अपने ज्ञान में संशोधन करता है। जब जिस अवस्था में वो पहुंचता है, उस अवस्था की संज्ञानात्मक योग्यताएं वो धारण करता है, तब उसके अंदर उस प्रकार के संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे संवेदी गामक अवस्था में रहेगा तो यहाँ पर अलग संज्ञानात्मक योग्यता होगी। जब वह पहुंचेगा पूर्व संक्रिया अवस्था में, तो अलग अनुभव, अलग एक्सपीरियंस उसके जुड़ेंगे, तो अलग संज्ञानात्मक प्रक्रिया विकास की हो जाएगी। फिर वो पहुंचेगा मूर्त संक्रिया अवस्था में, तो कुछ नए एक्सपीरियंस जुड़ेंगे, बुद्धि का थोड़ा विकास हो जाएगा, अनुभव ज्यादा बढ़ जाएंगे। अपने वातावरण में रहते हुए वह बहुत से ज्ञान और बहुत से कौशल सीख लेगा, इसलिए यहाँ पर अलग संज्ञानात्मक लक्षण विकसित होंगे। और जब वो पहुंचेगा अमूर्त संक्रिया अवस्था में, तो यहाँ पर अलग प्रकार के क्षमताएं विकसित होंगी, अलग प्रकार का उसका कॉग्निटिव लेवल हो जाएगा, अलग प्रकार की उसकी संज्ञानात्मक क्षमता हो जाएगी, अलग प्रकार की योग्यता हो जाती। और कहता है कि धरती के सभी मनुष्य इन अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। और कहाँ थे आप लोग अब तक? आप लोगों के बगैर हमारी जिंदगी सूनी सूनी सी थी। संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था, संवेदी गामक अवस्था
हम कह रहे हैं कि उपनाम लिखवाएंगे, अभी हम आगे चल रहे हैं, लिखवा रहे हैं। ये जन्म से कब होती है? 2 वर्ष होती है। साल भर यही पढ़ेंगे क्या आप लोग? कितना आराम से ठहर करके लिख के समझा के पढ़ा रहे हैं। इस पर भी ना आए तो फिर रहन दो टीचर बनने को। इसका नाम क्या होगा? संवेदिक पेशी अवस्था, इसको एक नाम देते हैं। पहले सब नाम लिख लो। संवेदिक पेशी अवस्था इसी को कहेंगे। अंग्रेजी सबकी एक ही रहेगी, परेशान ना रहना। सेंसरी मोटर एज उसको कहेंगे, सबकी अंग्रेजी एक ही रहेगी, संवेदी पेशी अवस्था। चलो हम लिख देते हैं कितने नाम हैं। इंद्रिय अनुभूति अवस्था या इंद्रियानुभूति अवस्था। इंद्रियानुभूति अवस्था मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि वह जितनी अनुभूति प्राप्त करता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वह जितनी भी अनुभूति प्राप्त करता है उसमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। इंद्रियों का, इंद्रियों बोले तो आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, इनका प्रयोग करता है। वस्तुओं को छूकर, मुंह में रखकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए इसको इंद्रिय अनुभूति की अवस्था कहते हैं। यानी जो भी अनुभव लेता है अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लेता है, इसलिए इंद्रिय अनुभूति की अवस्था इसको बोलते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं। लिखो, सब नाम लिख लो। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था इसी को कहते हैं। लिखो उपनाम, हम लिखवाते लिखवाते नहीं थकेंगे, तुम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। लिखो, एक एक नाम लिखो। संवेदनात्मक अवस्था इसी को कहते हैं। संवेदनात्मक अवस्था इसी को कहते हैं। संवेदनात्मक अवस्था इसी को कहते हैं। चलो लिखो। ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था भी इसी को कहेंगे। लिख लो, इंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हालांकि एक ही बात है, लेकिन लिख लो भैया, ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम लक्ष्य, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम लक्ष्य है, तो आप संतुष्ट हो जाओ। इतने नाम हैं, लिख लो। संवेदी गामक, संवेदी पेशी, इंद्रियानुभूति अवस्था, इंद्रिय जनित गामक, ज्ञानात्मक क्रियात्मक, संवेदनात्मक, ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था। लिख लो सारे नाम। अब तो कोई टेंशन नहीं ना भाई। सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलेंगे या एज बोलेंगे अंग्रेजी में, है ना। सेंसरी मोटर एज अंग्रेजी में इसको कहेंगे। सेंसरी मोटर एज कब से अंग्रेजी बोल रहा हूं इसका? सेंसरी मोटर एज अंग्रेजी कब से बोल रहा हूं इसकी? लिख लो अंग्रेजी, अंग्रेजी वालों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं संवेदी गामक अवस्था को। संवेदी गामक अवस्था क्या है भाई साहब? तो इसमें मैं कुछ चीजों को लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस अवस्था में शिशु क्या करता है कि लिखता हूं और तब समझाता हूं। शिशु अपने शरीर, अपनी शरीर से चीजों को इधर उधर करता है। अपने शरीर से चीजों को इधर उधर करता है। चीजों को इधर उधर करता है, इधर उधर करता है। अगर आपके घर में अपने बच्चा है ना, तो आप जिन पियाजे हैं। अगर आपके घर में अपना बच्चा है तो आप जिन पियाजे हैं, और अपना नहीं है, किसी के मदद से आया है, तो आप उसको भी देख लीजिए। बच्चे को, छोटा बच्चा है घर में, कभी उसके हाथ में कोई सामान पकड़ाइए तो कुछ देर तक वो चेक करेगा, फिर फेंक देगा नीचे। छोटा बच्चा है, 6-7 साल का, 8 महीने का होगा, 9 महीने का होगा, 1 साल का होगा, कोई सामान दो ना, तो अगर वो चारपाई पे बैठा है, बेड पे बैठा है, तो वो चेक करेगा, नीचे फेंक देगा, फिर मांगेगा मतलब दे उठाए के। फिर आप जब उठा के फिर दोगे ना, तो फिर फेंक देगा नीचे। फिर दो, फिर पकड़ेगा, फिर फेंक देगा नीचे। अगर आप दिन भर नहीं थकेंगे तो दिन भर यही करता रहेगा कि आप देते रहो, वो सामान को पकड़ता रहेगा, चीजों को इधर उधर करता है। अच्छा, इसमें एक शब्द छूट गया, इधर। इधर उधर करता है। हम खाली उधर लिख दिए तो आप कहेंगे किधर,
चीजों को इधर उधर करता है, उलटता पलटता रहता है, फेंकता रहता है और आपसे उठा उठा के मांगता रहेगा, मतलब दे दे। तो ये हो गया उसके ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग। आगे समझना, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है वो। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है वो, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, राइट। वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है और भूख लगने पर क्या करता है? उसे रोकर व्यक्त करता है। और जो वस्तु चाहिए होगी उसको हाथों से दिखाएगा। सारी बात लिखेंगे नहीं, बहुत लंबा भर जाएगा। क्या करता है? अगर भूख लगी है तो रोकर व्यक्त करता है। रोना भी उसका एक संवेदी कार्य है, रोकर व्यक्त करेगा। कोई वस्तु चाहिए, करेगा, मतलब देव, उसको देव ला करके। तो भूख लगने पर रोकर व्यक्त करेगा, वस्तु चाहिए तो दिखाएगा, चीजों को पकड़कर मुंह में ठूसेगा। कुछ भी पकड़ा दो मुंह में जाएगा उसका, क्योंकि इसी मुंह से ही, है ना, इसे मुखावस्था बोलते हैं। मुख की अवस्था है कि मुंह में डाल करके वस्तुओं के विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। यहां से दिमाग उसका करीब होता है ना, दिमाग बताता है कि बेटा अंदर ना ले, ये खतरनाक चीज है। हम लोग अक्सर डरते हैं कि बच्चे के मुंह में अगर पैसा वैसा चला जाए या कुछ सामान चला जाए तो हम लोग डर जाते हैं कि अंदर ना ले ले। देखो, अंदर तभी लेगा, उसको अचानक खांसी आ जाए या कोई अचानक डर जाए, गप से अंदर तबे चला जाएगा उसके, नहीं तो वो अंदर सामान को ले नहीं सकता। उसका ब्रेन इतना अलर्ट होता है ना कि ब्रेन ही तो उसे प्रेरित करता है वस्तुओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि नया नया पृथ्वी पर आया है तो बहुत कुछ उसको सीखना है। तो बहुत कुछ सीखना है तो उसका ब्रेन अलर्ट होता है एकदम। और ब्रेन ये कहता है कि बेटा मुंह में वस्तु को रखो, क्योंकि इससे जो संवेदना मिलती है बचपन में, वो अन्य किसी पार्ट से वो संवेदना महसूस नहीं कर पाता है। तो मुंह में रख करके उसको टेस्ट करता है, चेक करता है, का है बेबी। हाँ, तो उसके विषय का ज्ञान हो जाता है। अगर उसी समय खांसी आ जाए, उसी समय कोई झटका आ जाए, तो उसको उस अंदर चला जाएगा झटके से, अन्यथा कोई भी वस्तु अंदर नहीं जाएगी। उसका ब्रेन इतना अलर्ट होता है कि खतरनाक चीज अंदर नहीं जाएगा। इसलिए मुंह में रख करके हर एक वस्तु की जानकारी धीरे धीरे वो कर लेता है। कौन खाद्य है, कौन अखाद्य है, कौन क्या है, किसका गुण क्या है, ये सब वस्तु के बारे में वो जान लेता है मुंह में रख करके ही। यही अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था। बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ होता है बच्चा। बाहर की दुनिया से क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। देखकर, सुनकर, छूकर, गंध के द्वारा, स्वाद के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। देखेगा, छुएगा, है ना, देखना छूना, उसका दृश्य संवेदना, छूना स्पर्श संवेदना, घ्राण संवेदना, घ्राण, है ना, ये नाक से जो गंध लेता है, गंध से वो जानकारी प्राप्त करता है। वस्तु को मुंह में रख करके जानकारी, इन्हीं के जरिए वो ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब बहुत सरल में, एक शब्द में इसको समझ लो, अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके दुनिया के बारे में समझने का प्रयत्न करता है, वस्तुओं के बारे में समझने का प्रयत्न करता है। पियाजे ने इस अवस्था के विकास को 6 चरणों में विभक्त किया। क्या बोला मैंने? पियाजे ने इस अवस्था के विकास को 6 चरणों में विभक्त किया है। कौन सी अवस्था के विकास को? संवेदीगामक अवस्था के विकास को 6 चरणों में विभक्त किया है। मैं 6 चरणों की व्याख्या करने जा रहा हूं, और प्रेशर लेकर के मत पढ़ना कि हमको भी याद करना है क्या 6 चरण, नहीं, मैं समझा दे रहा हूं। आप अपने अंडरस्टैंडिंग को विकसित करके उसको समझ लेना, रटने मत लगना। 6 चरण में इसने समझाया। पहला चरण इसने समझाया है क्या? प्रतिवर्त क्रिया। पहला चरण क्या समझाया इसने? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटी। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है यहां पर, मतलब दोहराने वाली क्रिया करता है। कौन सी रिफ्लेक्स एक्टिविटी? इसका समय होता है जन्म से 30 दिन। इसका समय कितना होता है? जन्म से 30 दिन। जन्म से 30 दिन का जब बच्चा होता है ना, तो वह प्रतिवर्त क्रिया करता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है। और इसमें कौन सी रिफ्लेक्स एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है? चूसना। कौन सी रिफ्लेक्स एक्टिविटी इसका उदाहरण है? चूसने की जैसी प्रतिवर्त क्रिया को बार बार करता है। जो क्रिया बार बार करेगा वही रिफ्लेक्स होगी, मतलब रिपीट होगी वही। जैसे जो छोटा बच्चा है, जन्म से 30 दिन का बच्चा है, तो उसका हाथ दोनों कहाँ होता है? यही होता है मुंह के पास। ऐसे अंगूठा मुंह में जाएगा, आप अगर अंगूठा बाहर कर दोगे ना तो स्प्रिंग के जैसा फिर चला जाएगा।
फिर बाहर करोगे फिर चला जाएगा, फिर बाहर करोगे फिर चला जाएगा, फिर बाहर करोगे फिर, और फिर बाहर करोगे तो झिंझरा के एकदम चिल्लाएगा क्रोध में आकर के रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी करना है, चीजों के बारे में समझना है उसको। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पहली प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन होती है, जिसमें मेनली वह कौन सा काम करता है, चूसने का काम करता है, यानी कि वस्तुओं को मुंह में, अपने अंगूठे को, अपने हाथ के अंगूठे को मुंह में डालता है, बार बार आप निकालते जाओगे वो डालता जाएगा। यहीं पर दूसरे चरण को पियाजे समझाते हैं। दूसरा चरण क्या कहते हैं, प्रमुख वृत्तीय प्रमुख वृत्तीय प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की या प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था का मतलब है कि जो मेन रिफ्लेक्स एक्टिविटी होता है ना, उसको सर्कुलेट करता है। अंग्रेजी वालों ऐसे समझो, जो मेन रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है ना, उसको सर्कुलेट करता है, उसको दोहराता है। वृत्तीय, वृत्ति का मतलब सर्कुलेट करता है, उसको घुमाता है बार बार। कौन सा घुमाता है? तो यहां पर समझाता हूं, समझ में आएगा। देखो क्या करता है कि शिशु जो है प्रतिवर्त क्रिया क्या करता है कि कुछ हद तक उसको दोहराता है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ऐसी प्रतिवर्त क्रिया शिशु की होती है जिसको वह दोहराता है। दोहराता इसलिए है क्योंकि अब उसकी अनुभूति थोड़ी सी विकसित हो गई, क्योंकि अब वह 1 माह से किसमें प्रवेश कर गया, 4 माह में। 1 माह से 4 माह के दौरान बच्चा कुछ प्रतिवर्त क्रियाओं को रिपीट करता है, सर्कुलेट करता है, घुमाता है। घुमाता इसलिए है कि अब अनुभूति उसकी थोड़ी सी बढ़ गई है, अब वो इस प्रकार की क्रिया वह करना चाहता है। जैसे क्या हो गया, उदाहरण समझिए कि जैसे 2 माह का शिशु है ना, जब उसके हाथ में पहली बार झुनझुना पकड़ाएंगे, जब उसके हाथ में पहली बार झुनझुना पकड़ाएंगे, 2 महीने का बच्चा है, झुनझुना जैसे उसके हाथ में पकड़ाएंगे तो संवेदी होकर के, मतलब उत्तेजित होकर के झुनझुना पकड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई कलर का रहेगा, लाल पीला नीला हरा, इन कलर के देख करके वो एकदम उत्तेजित हो जाता है, गप से पकड़ेगा इसे, और जब पकड़ेगा तो ऐसे दबाएगा अपने सीने पे ले जा करके, और जैसे ही सीने पर ले जाएगा झन की आवाज आएगी, चौंक जाएगा, वो का है भाई, का दे दी, फेंक देगा उसको। लेकिन उसको मजा आ गई, वह उत्तेजित हो गया ना आवाज सुन करके। आवाज अचानक आई, पहली बार ऐसी कोई आवाज थी, डर गया, उत्तेजना ज्यादा हो गई, उत्तेजना में हाथ से छूट जाएगा वो झुनझुना, लेकिन फिर मांगेगा मतलब फिर दे। और जब आप फिर झुनझुना पकड़ाएंगे ना, तो अब बार बार उसको झन झन की आवाज सुन करके खिलखिला खिलखिला के मजेदार एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के मजा लेगा। ऐसे ऐसे करते करते, यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटी को सर्कुलेट करते 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 झुनझुना बजाने में माहिर हो जाता है, झुनझुना बजाने में माहिर हो जाता है। और वही जब बड़ा बन करके मुख्यमंत्री बनता है ना, तो लोगों को झुनझुना पकड़ा देता है, प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि झुनझुना बजाने में क्या हो गया, माहिर हो गया। तो ये वाली क्रिया समझ में आ गई। चलो तीसरे पर चलते हैं। तीसरी जो प्रतिवर्त क्रिया समझाता है, ये तीसरी अवस्था जो समझाता है, तीसरी उपावस्था समझाता है गौड़ वृत्तीय, गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रतिक्रियाओं की अवस्था मतलब ये सेकेंडरी रिफ्लेक्स एक्टिविटी होता है। सेकेंडरी रिफ्लेक्स एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कुछ गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं का समय होता है। कब से कब होता है ये समय? ये समय होता है 4 माह से 8 माह। 4 माह से 8 माह का समय उसका होता है, जिसमें वह सेकेंडरी रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है। मेन वाली तो वो किया क्या, चूसने वाला, और दोहराने वाला कौन सा किया, जो थोड़ा सा उत्तेजना दे उसको दोहराया। अब कौन कर रहा है, सेकेंडरी रिफ्लेक्स एक्टिविटी प्रदर्शित करेगा। सेकेंडरी रिफ्लेक्स एक्टिविटी कौन सा होगा इसका? इसमें क्या होता है, जो काम करने से उसको मजा आता है। इसमें क्या है ना, वस्तुओं को उलटता पलटता है। पहले समझो, यहां पर आकर के वस्तुओं को उलटता पलटता है, उनके बारे में जानने का प्रयत्न करता है। उलटता पलटता है, वस्तुओं को उलटता पलटता है तथा
उसका ध्यान वस्तुओं को छूने पर अधिक रहेगा, ठीक है। और उन अनुक्रियाओं को जानबूझ करके दोहराता है जिसको सुनने से उसको आनंद आता है। उन अनुक्रियाओं को जानबूझकर दोहराता है, उन अनुक्रियाओं को जानबूझकर दोहराता है जिनको करने पर, जिनको सुनने पर उसको मजा आता है। जो करने पर उसको मजा आ जाएगा ना, उन अनुक्रियाओं को जानबूझ करके दोहराएगा। क्योंकि यही उम्र होती है 4 से 8 माह में, जब बच्चे को कोई ना कोई बत्तख वत्तख ला के दे दिया जाता है जिसमें हवा ववा भरी होती है। बत्तख का चोंच पकड़ने पर चें 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 करेगा, तो इस क्रिया को करने से उसको मजा आएगा। क्योंकि जितनी बार वो बत्तख को दबाएगा, पटकेगा ऐसे, क्योंकि कायदे से दबाना तो आ नहीं रहा उसको, तो ऐसे वो झटके में दबाएगा, पटकेगा, तो जब उसके चिक पिक, इसी उम्र में ना देखो, कई बार बच्चों को पिपहिरी वाला जूता पहना दिया जाता था और बच्चा पैदल तो चलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मम्मी पैदल खड़ी कर देती है, तो पट पट पें 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 करवाता रहता है, मजा आता है। तो ये कई जगह खड़ा होकर के पैर पटकना चाहता है। बत्तख वत्तख मिल गई तो उसको बार बार पटक करके उससे आवाज निकलवाना चाहेगा। और एक सबसे जबरदस्त उदाहरण दूंगा, वो कभी भूलेगा ही नहीं। इसी उम्र में जो बच्चा होता है, कई बार हम लोग बच्चे को खिलाते खिलाते उसके पेट पर मुंह रख करके बजा देते हैं, ऐसे बच्चे के पेट पर मुंह रख करके ऐसे बजा देते हैं। अगर इस काम से उसको मजा आ गया तो बार बार अपनी ऐसे टी शर्ट को ऊपर उठाएगा, बनियान को ऊपर उठाएगा, कहेगा ई ई ई, मतलब फिर बजा। अब आप फिर जैसे मुंह लेकर के जाएंगे, जैसे ही मुंह लेकर के जाएंगे एकदम खिलखिला के पहले से ही मगन हो जाएगा। फिर कहेगा फिर बजा, बंडी उठाएगा, अपना टी शर्ट उठाएगा, कहेगा फिर बजा। क्योंकि इस क्रिया को करने से उसको मजा आ गया। तो जिस क्रिया को करने से उसको आनंद प्राप्त होता है शिशु को, वह गौड़ वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है। कौन सी? 4 माह से 8 माह। यानी इसमें आनंद देने वाली क्रिया को बार बार करता है, मजा आए हंसे जाएगा, ऐसी क्रिया को बार बार करेगा। कोई खिलौना इसी समय बांध करके बच्चे के सामने लटका दिया जाता है। जब खिलौना बांध करके लटका दिया जाता है तो उस पर सोए सोए हाथ मारेगा तेजी से। अब खिलौना इधर उधर हो रहा है ना, तो बार बार उसको मारता रहेगा, बार बार मारता रहेगा, हटता रहेगा, क्योंकि मजा आ रहा है इस क्रिया से, तो इसको दोहराता रहेगा। समझ में आई बात? चलो तृतीय पर चलते हैं, तृतीय अवस्था पर चलते हैं। अब तुम लोगों को इतना मजा आ रहा पढ़ने में ना कि हमारा ख्याल तो है नहीं, तो तृतीय अवस्था को पढ़ाएंगे हम कल। तृतीय, हाँ, संवेदी गामक अवस्था की तीसरी उपावस्था को हम पढ़ाएंगे कल। 3 पढ़ा दिए, कल नहीं मंडे को। अब याद रखना, तीसरी उपावस्था को हम पढ़ाएंगे मंडे को, आज नहीं पढ़ाएंगे। मिलेंगे मंडे को, क्योंकि इसके बाद तुरंत फिर क्लास लेना है। अभी पढ़ाने में मगन हो जाएंगे, समझाने में ना, तो फिर